जल्दी से लिख लो मेरे चैनल का नाम, उसको देखना। चैनल का नाम क्या है बताओ? साइकोलॉजी अशोक पारिक। पहली गलती क्या करते हैं पता है? साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी, हाँ बहुत से लोग HY लिखते हैं, ऐसा लिखना है PSYCHOLOGY, आगे हमारा नाम ASHOKPAREEK, आगे सर भी लगा हुआ है। इसको लिख लो जल्दी से। इसको तो सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि इसमें कमाल की चीजें देंगे, हम देते हैं पुराने पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है। ओके, साइकोलॉजी अशोक पारिक से। मैं कराऊंगा ना, हाँ। जो भी बच्चे बाद, जैसे आज अभी ये नए आए हैं तो इन्होंने तो किशोरावस्था भी नहीं पढ़ा, तो ये आपके साथ हो जाएंगे, फिर चलेगा। फिर जैसे पूरा हो जाएगा फिर दूसरे बैच में वापस वो स्टार्टिंग से हम सीक्वेंस में टॉपिक्स लेते हैं। कोचिंग में क्या होता है, एक साथ बैच नहीं बनता है ना, तो जहां से चले, जैसे हमने लास्ट यूनिट से रीड शुरू किया है। लास्ट यूनिट इसलिए किया कि पहले शुरू में बहुत कम बच्चे थे, पता है आपको है ना, तो अब लास्ट यूनिट होगी, फिर उसके बाद रीड की बची हुई चीजें सारी हो जाएंगी इसमें, और जो कॉमन है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो हो रहा है उस बैच में। ठीक है, तो बाल विकास शुरू किया है। बाल विकास में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, 3 चीजें हुई हैं। और उससे पहले विकास के बारे में कुछ विशेषताएं, कुछ बातें, कुछ सिद्धांत वो हुए हैं, है ना, वो कमाल के हैं वो भी। तो आज जो बच्चा है वो अगली बार पहले दिन से शुरू होगा विकास, बाल विकास, तब से बैठेगा, और किशोरावस्था आने के बाद वो चला जाएगा। ठीक है, और कोई बैठा रहे तो बैठा रहे, जैसे कुछ लोग, कुछ बच्चे रिपीट भी करते हैं ना, तो वो है, चिंता नहीं करनी। ठीक है, क्या आपका क्या है? L1 L2 L2 सब्जेक्ट साइंस मैथ, साइंस मैथ आपका मैडम, साइंस मैथ L2। रोज आया कर मीना, और मीना जी आए थे कल, तू था क्या? कल मीना जी आए थे, तू था क्या? तो आता तो बात परिचय करवाते तेरा। ओके, आप भी नए हो, पुराने हो? नहीं, मेरी क्लास में तो नहीं आए। रीट वाली क्लास में कभी नहीं बैठे आप। हमने NCF कर लिया, आप नहीं आए। हमने RT कर लिया, आप नहीं आए। आए थे? आए थे? अच्छा, संडे को थी आप। कचौरी खाई थी? ओके, टी शर्ट व्हाइट, आप आई थी ना संडे को? अच्छा, आप पहले पढ़ी थी या रीट में ही हो? ओके, आप तो हो ही, पीछे भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप भी नए हो? अच्छा, सोने वाली लड़की नहीं है? चलिए, आज हम अब तक हमने जो लास्ट यूनिट है, मैं आपको बता चुका हूं, उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। NCF 2005 वो हमने पढ़ लिया ना, NCF 2005। उसके बाद RTE 2009 वो भी हमने पढ़ लिया। RT NCF 2 हो गए। उसके बाद तो एक बड़ा टॉपिक है मूल्यांकन, वो आज शुरू करेंगे हम, इवेल्युएशन असेसमेंट। उसके बाद एक एक्शन रिसर्च पढ़ेंगे हम, क्रियात्मक अनुसंधान। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीट के कुछ टॉपिक है, चिंतन, समस्या समाधान, तर्क, लैंग्वेज, भाषा, ऐसे कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लेते हैं मूल्यांकन। तो हेडिंग डालिए, इवेल्युएशन, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। सभी पात्रता देंगे या आप में से किसी की पात्रता क्लियर है? हाथ खड़ा करें। ओके, पात्रता, राइट, तो फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हो। चलिए, हिंदी में मूल्यांकन, इंग्लिश में इवेल्युएशन। बोलो, इवेल्युएशन। आप जानते हो ये कितने नंबर का आएगा? सबसे ज्यादा मूल्यांकन आपके साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न आएंगे ना, 30, उसमें से 5 तक प्रश्न मूल्यांकन अकेले में से आता है। 10 नंबर आपके कुछ शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र वगैरह आते हैं, उसमें 2 से 3 प्रश्न आएंगे।
आपके लैंग्वेज फर्स्ट अगर हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट किसी के हिंदी है, सबके हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, आपके क्या है इंग्लिश, तो सेकंड क्या है उर्दू। ओके, जिनके हिंदी है सुन रहे हो ना, उनके मूल्यांकन वाले आज वाले टॉपिक में से 2, 3, 4, 5 तक प्रश्न आएंगे, 10 नंबर। जिनके लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है या इंग्लिश है या उर्दू है या पंजाबी है, कोई भी, कोंकणी, मराठी, सिंधी, कुछ भी, तमिल, सबके कम से कम 10 नंबर के प्रश्न आएंगे लैंग्वेज सेकंड में। लैंग्वेज फर्स्ट में शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में, साइकोलॉजी में, मेथड्स में, और लेवल फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट हैं आपके। गणित में आपको पता है क्या है, कितने नंबर की है मैथ्स लैंग्वेज L1 में, L1 में उसमें 15 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के। लेवल 2 में जिनके एसएस है या मैथ्स है या साइंस है, आपके 60 नंबर की साइंस मैथ आएगी, उसमें से 30 नंबर का आएगा कंटेंट, 30 नंबर की आएगी पेडागोजी। उस पेडागोजी में भी मेथड्स और मूल्यांकन है। मतलब अकेला मूल्यांकन का टॉपिक जो मैं आपको 10 घंटे में कराऊंगा, इसमें आपको रीट की परीक्षा में कम से कम 20 से लेके 30 नंबर तक के प्रश्न मिलेंगे, 20 to 30, और देखना मिलेंगे, और एक सिंगल प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा। और जो हमसे नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो राजस्थान पढ़े, चाहे दिल्ली पढ़े, कहीं भी पढ़े, उनके आधे प्रश्न सही नहीं होते, क्योंकि वो नहीं जानते वस्तुनिष्ठता क्या होती है, वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, एनआरटी क्या होता है। दे डजंट नो, दे नो नथिंग। मुझे पता है जिनकी किताबें चलती हैं इंडिया में, उनको कुछ नहीं आता। वो लकीर के फकीर पुराने जमाने के हैं, तो मासूम बच्चे उनकी किताबें पढ़ लेते हैं, या फिर जो नए नए उभरे हैं, जो मेथड्स के नाम पे और मूल्यांकन के नाम पे किताबें छापते हैं, इवन उनको स्पेलिंग नहीं आती इवेल्युएशन की। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग है, यह हालत है। पर आपके लिए बेहतर है मूल्यांकन। सबसे पहली बात, राजस्थान में पहली बार जब 3rd ग्रेड भर्ती में कंपटीशन लागू किया था, तो आरपीएससी ने पेपर लिया था, और उसमें एक सवाल आया, उसमें 100 प्रश्न आए थे, 100 में से अकेले मूल्यांकन के 4 प्रश्न थे, अभिक्रमित अनुदेशन के 3 प्रश्न थे, उसमें एक सवाल आया था। आप सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है? मूल्यांकन पे एक सवाल आया था, तुम इधर आओ पीछे, ग्रीन। मूल्यांकन पे सवाल आया था, ध्यान से सुनना। आप जानते हो ना मूल्यांकन के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने बीएड में, कहीं भी, या स्कूल में, या इंटर्नशिप में गए तो बच्चों का मूल्यांकन कर लो, ऐसा मूल्यांकन तो सभी जानते हैं ना? ओके, तो सवाल आया था मूल्यांकन क्या है। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था परीक्षा लेना। सुनना, मूल्यांकन क्या है? पहला ऑप्शन था परीक्षा लेना, दूसरा ऑप्शन था जांचना, तीसरा ऑप्शन था परीक्षण, और चौथा एक ऑप्शन था निर्णय लेना। 4 ऑप्शन। मूल्यांकन क्या है? परीक्षा लेना, जांचना, परीक्षण करना, या फिर निर्णय लेना। किसके साथ जाओगे? जांचना या फिर परीक्षण? जांचना क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, परीक्षा क्या होती है? सही जवाब है निर्णय लेना। इसलिए सिलेक्शन नहीं होते, इसलिए सिलेक्शन होते हैं। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि वो तीनों ऑप्शन तो एक ही है, जांचना भी उसी को कहते हैं, परीक्षा भी उसी को कहते हैं, परीक्षण भी उसी को कहते हैं, पर जजमेंटल निर्णय लेना डिफरेंट है, और मूल्यांकन का सही उत्तर माना गया निर्णय लेना। 1,30,000 तनख्वाह ले रहे हैं वो, अभी 2005 में लग गए थे। मोर देन 1 लाख सैलरी है। इसी बात पे निर्णय लेना कर दिया, सिलेक्शन हो गया, क्योंकि एक नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। ओके, तो पहली बात आप समझना कि मूल्यांकन का मतलब जांचना नहीं होता, परीक्षा लेना नहीं होता,
निर्णय लेना होता है। निर्णय तब लेते हैं जब पहले वाली सारी चीजें हो जाएं। इसका मतलब मूल्यांकन बहुत व्यापक है। क्या है मूल्यांकन? व्यापक है। व्यापक का मतलब समझते हो क्या? विस्तृत मतलब? ओके, बताऊंगा अभी। मूल्यांकन सतत है। क्या है? सतत शब्द परीक्षा में अलग अलग रूप में आता है। कभी सतत, कभी अनवरत, कभी लगातार, इंग्लिश में कंटिन्यूअस। आपके सीसी है ना, सीसी इसी में पढ़ाऊंगा मैं। तो सीसी में एक सी है कंटिन्यूअस, एक है कॉम्प्रीहेंशन। व्यापक कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो पहली महत्वपूर्ण बात, मूल्यांकन के कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे हम, जिसमें आप देखोगे कि मूल्यांकन बहुत ही व्यापक है, हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इसमें क्या क्या होता है वो सारी चीजें, स्टेटमेंट्स लिखिए आप। परिभाषा, तो सबसे पहले परिभाषा, और परिभाषा में ध्यान देना बच्चों। पहली परिभाषा हम लिखेंगे, देखो एनसीईआरटी। आप सब जानते हो ना, हमसे एनसीए पढ़ चुके हो। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जानते हो ना? कब बनी थी एनसीईआरटी? बताया मैंने, 1961। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक, पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन ये बुक का नाम है। के अनुसार, यानी परिभाषा के लेखक हैं ये। अब है परिभाषा। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक, पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन के अनुसार, यानी इस बुक में मूल्यांकन की क्या परिभाषा दी है। नीचे इनवर्टेड कॉमास में परिभाषा लिखनी है। तो ये नाम लिख लिया सबने। एनसीईआरटी की कौन सी बुक है? कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन। ओके, लिखो परिभाषा। तो उन्होंने कल सवाल पूछा था मीणा जी ने, लिखो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। देखो, कभी सतत, कभी एविरल, कभी लगातार, कभी अनवरत। बात एक ही है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिससे पता चलता है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, शिक्षा के लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, शैक्षिक उद्देश्य, सेम वही लाइन है, सेम वही लाइन है। शैक्षिक उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं तथा तथा अधिगम अनुभव, तथा अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। एनसीईआरटी, ये परिभाषा है एनसीईआरटी की। कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिससे पता चलता है कि शिक्षा के लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, शैक्षिक उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। तीनों का मतलब लगभग एक जैसा ही होता है। ये पहला स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना। अधिगम अनुभव क्या होते हैं, किसको बोलते हैं?
इंग्लिश में होते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये क्या होते हैं? कक्षा कक्ष में, स्कूल में जो भी इंटरेक्शन होते हैं, इंटरेक्शन किसके बीच में होते हैं? गुरुजी और बच्चों के बीच में, साथ में स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में, साथ में विद्यालय का जो माहौल है उसके साथ बच्चों के बीच में, यानी जहां भी अनुभव हुए वो सारे के सारे अधिगम अनुभव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिगम अनुभव, जिनको सीखने के अनुभव कहते हैं। तो एनसीईआरटी यही कहती है कि जो सीखने के अनुभव बच्चों ने लिए हैं, हो सकता है 1 साल में, आप आधार में लर्निंग एक्सपीरियंस कितने दिन के लिए लोगे? कोई 3 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए, यही तो है। स्कूल में बच्चे लर्निंग एक्सपीरियंस कितने दिन लेंगे? कोई 1 साल के लिए, कोई छठी से 10वीं 5 साल के लिए, कोई पहली से 10वीं 10 साल के लिए, पहले गुरुकुल में 25 साल के लिए। तो जितने दिन भी एक्सपीरियंसेस हुए सीखने वाले, वो कितने प्रभावी हुए हैं, इस बात का पता लगाना। शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो आपने लेसन प्लान में लिखे थे, ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे ऐसा कर सकेंगे, लिखे थे ना आपने, तो वो कितने प्रभावी हैं। और बड़ा है उद्देश्य, बड़ा है लक्ष्य। बड़ा क्या है? लक्ष्य बताऊंगा मैं आपको बाद में। छात्र का सर्वांगीण विकास करना, आदर्श नागरिक बनाना, ऐसे बड़े लक्ष्य हैं। तो वो कहां तक प्राप्त हुए हैं? इसका मतलब इस परिभाषा में छोटी से छोटी बात से बड़ी बात तक मूल्यांकन की कह दी। एक खास बात, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, मतलब मूल्यांकन लगातार चलेगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखो। लिख रहे हो ना सब लोग? और इस बार आप नाम लिखिए केजी रस्तोगी। केजी रस्तोगी का स्टेटमेंट ये परीक्षा में आ चुका है। केजी रस्तोगी, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो उद्देश्य, शिक्षण एवं परीक्षण। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो उद्देश्य, शिक्षण एवं परीक्षण किसी भी बिंदु पर समाप्त नहीं होती। केजी रस्तोगी बहुत अच्छी परिभाषा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो किसी भी बिंदु पर समाप्त नहीं होती। और बिंदु हैं 3, एक उद्देश्य, दूसरा शिक्षण और तीसरा परीक्षण। ये केजी रस्तोगी की महत्वपूर्ण परिभाषा। एनसीईआरटी की परिभाषा में हमने देखा शिक्षा के लक्ष्य, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यहां शिक्षण प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। कितने? 3। सबसे पहला क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या हो सकता है? आप याद करो, जब आप किसी पहली बार स्कूल में गए थे तो पहले सरकारी स्कूल में लिखा रहता था ज्ञानार्थ प्रवेश, ऐसा लिखा रहता था ना, वो उद्देश्य था। और फिर क्या लिखते थे? सेवार्थ प्रस्थान। वो बात गलत थी, उच्च अध्ययनार्थ प्रस्थान बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तब से चला है जब गुरुकुल था। बच्चे सुन रहे हो मेरी बात? इसमें समझना बहुत पड़ेगा, है ना, ध्यान से, हर एक लफ्ज को गौर से। बच्चे जब जाते थे ना वहां आचार्य द्रोण के पास पढ़ने या तालीम लेने जाते थे, तो ज्ञानार्थ प्रवेश, ज्ञान देने के लिए प्रवेश हुआ। फिर वो 25 साल तक वहीं रहते थे, फिर समाज में सेवा के लिए भेजते थे, तब था सेवार्थ प्रस्थान। पर हम प्राइमरी स्कूल में ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान लिखते तो वो गलत है, पर कॉन्सेप्ट वही है। ज्ञानार्थ प्रवेश का मतलब सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, सुन रहे हो ना, तो कुछ उद्देश्य तय होते हैं। क्या तय होते हैं? उद्देश्य। सुन रहे हो ना? उद्देश्य क्या है? इसको हिंदी बोलनी, पढ़नी, लिखनी नहीं आती, यहां सीख लेगा। इसको उर्दू लिखनी, पढ़नी, बोलनी नहीं आती, यहां सीख लेगा। इसको ठीक से बैठना नहीं आता, यहां सीख लेगा। इसमें अदब नहीं है, सीख लेगा। नैतिकता नहीं है, अनुशासन नहीं है, यहां सीख लेगा। तो हमने पहले क्या निश्चित किए? उद्देश्य। लिखना पढ़ना नहीं आता, नैतिकता नहीं है, अनुशासन नहीं है, मतलब बहुत सी बातें नहीं है, तो हमने उद्देश्य निर्धारित कर दिए। फिर उसके साल
उसके साथ हम रहे, स्कूल में वो रहा 5 साल या 1 साल या 3 महीने या 25 साल रहा, ये जो रहना था इसको बोलते हैं अधिगम अनुभव। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन कुछ लोग इसको शिक्षण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केजी रस्तोगी ने शिक्षण बोला है, पर वास्तव में शिक्षण की जगह बढ़िया शब्द क्या होना चाहिए था? अधिगम अनुभव। क्या होना चाहिए था? अधिगम अनुभव। तो सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित हुए, इसको गणित पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता। फिर हमने किए उसके साथ इंटरेक्शन, उसको बोल सकते हैं शिक्षण। फिर शिक्षण के बाद हम क्या जांच करेंगे कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो मिले कि नहीं मिले, वो उसमें आए कि नहीं आए। उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं उसमें? परीक्षण। क्या करते हैं? उसकी जांच करते हैं, टेस्ट लेते हैं, परीक्षण करते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो ये तीनों बिंदु काम के हैं। और मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य में भी है, शिक्षण में भी है, परीक्षण में भी है, क्योंकि मूल्यांकन कहीं पर भी क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता। ये किसने बोला? ये जी रस्तोगी। तीसरा स्टेटमेंट, ई.बी. वेस्ले साहब, इनका बहुत शानदार स्टेटमेंट है, बहुत जगह मैंने कल बोला था सेमिनार में, याद है आपको? उन्होंने पूछा था तो मैंने उनका जवाब दिया था। कौन सा स्टेटमेंट था वो? कोई भी बताओ मेरे को, अच्छा लगेगा। वो चर्चा कर रहे थे ना अपने आईएएस साहब, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कर रहे थे ना, उसने जवाब भी दिया था। फिर मैंने लास्ट में थोड़ा सा बोला था, मैंने कहा सर ई.बी. वेस्ले का एक स्टेटमेंट है जो मैंने इनको पढ़ाया ही नहीं है। वो क्या है? हालांकि वो टीचिंग मेथड्स की बात है, तो मैं अभी पूरी तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा है। मैंने कहा था ना, एक बात कही थी, क्या? तारा 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 बहुत उपयोगी होता है, मल्लाह को राह दिखाता है, लेकिन मल्लाह उस तक कभी नहीं पहुंचता। वो लक्ष्य है। और उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य वो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जो लक्ष्य की तरफ हमें ले जाती हैं। तो ई.बी. वेस्ले का वो स्टेटमेंट अलग है, मतलब इनका नाम आया तब मैंने आपको बता दिया। बाकी यहां ई.बी. वेस्ले की परिभाषा मूल्यांकन के बारे में दूसरी है। क्या है? लिखो, ई.बी. वेस्ले क्या बोलते हैं? मूल्यांकन, ई.बी. वेस्ले कहते हैं मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रमाण, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रमाण तथा आत्मनिष्ठ निरीक्षण। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रमाण तथा आत्मनिष्ठ निरीक्षण का सम्मिश्रण है, का सम्मिश्रण है। ई.बी. वेस्ले, बहुत ही शानदार परिभाषा। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रमाण तथा आत्मनिष्ठ निरीक्षण का सम्मिश्रण है, दोनों का मिक्स्ड है। ई.बी. वेस्ले। किसका नाम लिखा आपने? ई.बी. वेस्ले। क्या नाम लिखा? ई.बी. वेस्ले। क्या है इनकी परिभाषा बोलो? मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रमाण और आत्मनिष्ठ निरीक्षण, दोनों का क्या है? सम्मिश्रण है। ओके, दो चीजें आई, एक मूल्यांकन, सॉरी, दो चीजें आई, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रमाण और दूसरा आत्मनिष्ठ निरीक्षण। कोई बताएगा मेरे को क्या होती है ये वस्तुनिष्ठ प्रमाण और आत्मनिष्ठ निरीक्षण? पहली बात ये समझ लो आप, वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ में क्या फर्क है? इंग्लिश में वस्तुनिष्ठ को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं? और आत्मनिष्ठ को बोलते हैं सब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं? चलो, इसमें क्या फर्क है ये बताओ। एक ही शब्द में होता है। ओके, हाँ, और ओके, सुनो ध्यान से। आत्मनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्टिव, क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम है व्यक्तिनिष्ठ। क्या नाम है? आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ एक ही होता है। दरअसल आपने जो बताया उसका एक एग्जांपल है। दरअसल हम कोई भी जांच करते हैं, टेस्ट लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसमें अगर जांच करने वाला कोई व्यक्ति तो है ना, इंसान है, आदमी है, अगर उसकी भावनाएं रिजल्ट को प्रभावित कर दें तो उसको तो बोलते हैं आत्मनिष्ठ। उसको क्या बोलते हैं? आत्मनिष्ठ। और जहां भावनाओं का कोई असर नहीं हो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ। क्या मतलब हुआ इसका? फिर सुने, जहां किसी की भावनाएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह आदि किसी परिणाम पर प्रभाव डाल दें उसको बोलते हैं आत्मनिष्ठ, या फिर व्यक्तिनिष्ठ, या फिर सब्जेक्टिव।
और जहां भावनाओं का परिणामों पर कोई असर ना हो उसको क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव। कैसे? कुछ भी। वस्तुनिष्ठ का मतलब है, अब आप मेरे को बताएं, कि जिसमें भावनाएं परिणामों पर प्रभाव डालेंगी। आप सुन रहे हो ना? जहां भावनाएं परिणामों पर प्रभाव डालेंगी वहां जांच करने वाले अगर अलग अलग लोग हैं तो बोलिए सबके रिजल्ट अलग अलग आएंगे कि एक जैसे? अलग अलग आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सबकी भावनाएं क्या है? अलग अलग। और जहां भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वहां कोई भी जांचो परिणाम क्या रहेगा? सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। वो क्या है? वस्तुनिष्ठ। एक 20 नंबर का प्रश्न आपको दिया, जैसे आईएएस मेंस में होता है, जैसे आपके पुलिस में होता है। हमने मान लो अभी आपकी रीट की पात्रता परीक्षा थी, ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? बोलो। ऑब्जेक्टिव। क्यों है ऑब्जेक्टिव? क्योंकि इसमें भावनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो इसके जगह 100 नंबर का आपका पेपर होता, 5 प्रश्न होते, उसमें एक 20 नंबर का प्रश्न था, भजनलाल सरकार पर आलोचनात्मक लेख लिखो, 20 नंबर का। ठीक है? या 100 नंबर का आ गया, भजनलाल सरकार पर आलोचनात्मक लेख लिखो, 100 नंबर। आपको कॉपी दे दी, लिखिए। आपने लिखा, आपने भजनलाल सरकार की बड़ी तारीफ की, बहुत अच्छी सरकार है, पेपर लीक की जांच करा रही है, सबको जोटासरा को जेल में डाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बहुत बढ़िया। वो कॉपी किसी ऐसे आदमी के पास जाएगी जो वर्तमान भजनलाल सरकार का सपोर्टर है, डेड सपोर्टर है, तो आपको 100 में से कितने देगा? 100 में से 100 भी दे सकता है, 98 भी दे सकता है, 90 भी दे सकता है, देगा, क्योंकि आपने उसके दिल की बात कह दी। वही कॉपी आप डोटासरा जी के पास भेज दो, तो डोटासरा जी कितने देंगे? 0 भी दे सकते हैं। यानी एक ही चीज का मूल्यांकन दो अलग अलग लोगों ने किया और परिणाम में कितना बड़ा अंतर आ गया, इसका कारण है भावनाएं। क्या कारण है इसका? इसको तो बोलते हैं आत्मनिष्ठ निरीक्षण। क्या बोलते हैं इसको? और मान लो आपके रीट में एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन 1 भजनलाल शर्मा, ऑप्शन 2 अशोक गहलोत, ऑप्शन 3 गोविंद डोटासरा, ऑप्शन 4 किरोड़ी लाल मीणा। तो आपने आंसर किया भजनलाल शर्मा, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 में से 1। और आपने कर दिया डोटासरा तो मिलेगा 0। वो कॉपी चाहे डोटासरा के आदमी के पास जाओ चाहे भजनलाल के आदमी के पास जाओ, क्या परिणाम में कोई फर्क पड़ेगा? इसलिए हरियाणा वाली लड़की की कमाल की बात सही होगी कि जहां पे एक निश्चित उत्तर हो वहां पे क्या होता है? वस्तुनिष्ठ। और जहां पे एक निश्चित उत्तर नहीं है, 20 नंबर का 100 नंबर का पेज भरने, तो निश्चित उत्तर नहीं है, वो बात मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये यहां क्या मतलब है, ध्यान दें। मूल्यांकन में 2 चीजें होती है, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रमाण क्या होता है, और दूसरा आत्मनिष्ठ निरीक्षण। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रमाण क्या है? आपका हमने एक टेस्ट लिया 100 प्रश्नों का, ठीक है, और उसमें आपके कितने नंबर आते हैं वो आपको हमने मार्कशीट दे दी, या 10वीं में किसी के पास मार्कशीट है 10वीं की, वो वस्तुनिष्ठ प्रमाण है। वो क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रमाण है, जो निश्चित है, फिक्स है। आत्मनिष्ठ निरीक्षण क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या नाम है? नाम एकता, ममता, आपका ममता नाम है, वाइट, रिंकू, अच्छा हाँ निक्कू, मैं बोलिए निक्कू बोला था आपने। अब निक्कू है तो निक्कू ने पेपर दिया, पेपर में निक्कू के कितने नंबर आए? वो तो क्या हुआ? वस्तुनिष्ठ प्रमाण हुआ ना? डिटेल वाला नहीं है पेपर, ऑब्जेक्टिव वाला है, तो वस्तुनिष्ठ प्रमाण। अब मान लो हम निक्कू का आकलन करेंगे, भेड़ा जी और मैं, और आपके क्या सब्जेक्ट है? एसएसटी, साइंस है, ओके। केमिस्ट्री भी पढ़ती हूँ अमीन जी से। चलिए मान लो फॉर एग्जांपल मैं और भेड़ा जी निक्कू का इवेल्युएशन कर रहे हैं, बताना है कि निक्कू कैसी लड़की है। तो मुझे तो निक्कू की बातें अच्छी लगती हैं, वो मेरी क्लास लेती है और ऐसे एकदम आज्ञाकारी सी है, तो मैं तो निक्कू का पॉजिटिव इवेल्युएशन असेसमेंट करूंगा। और भेड़ा जी को निक्कू उनकी क्लास नहीं लेती और कभी उनसे
तरीके से चरण स्पर्श नहीं करती, नमस्ते नहीं करती, तो उनको गुस्सा है। तो एक स्टूडेंट थी निक्कू, लेकिन हम दोनों ने निक्कू का असेसमेंट किया अलग अलग। क्या किया? अलग अलग। ये क्या हो गया? आत्मनिष्ठ निरीक्षण। ये क्या हो गया? आत्मनिष्ठ निरीक्षण। तो वेस्ले साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि मूल्यांकन में दोनों चीजें होंगी, एक तो वस्तुनिष्ठ प्रमाण और दूसरा आत्मनिष्ठ निरीक्षण। चलिए तीसरा स्टेटमेंट, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग का स्टेटमेंट। ये बहुत गहरा है मूल्यांकन, है ना, इसमें बहुत लंबे चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा मेरे को याद दिलाया करो तकलीफ की भाषा पे आओ साहब। लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो चीजें कॉन्सेप्चुअली आप ध्यान से अगर समझ लोगे तो 20 नंबर 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ध्यान से, कोठारी आयोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, वापस वही बात लिखो, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। देखो हिंदी में सतत, एविरल, लगातार, अनवरत कुछ भी आ सकता है, बात एक ही है, क्योंकि सब इंग्लिश बोलते हैं। कोठारी ने भी, डीएस कोठारी ने भी इंग्लिश में बोला था, इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, जिसका शिक्षा क्रम में, इन्होंने एक शब्द बोला है शिक्षा क्रम, जिसका शिक्षा क्रम में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका शिक्षा क्रम में महत्वपूर्ण स्थान है, तथा जो शिक्षण उद्देश्यों से, तथा जो शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की परिभाषा है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। वो तो सभी ने बोला, इन्होंने भी बोला, जिसका किस में महत्वपूर्ण स्थान है? शिक्षा क्रम में महत्वपूर्ण स्थान है। और किसके साथ घनिष्ठ संबंध है? शिक्षण उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये बढ़िया सी परिभाषा कोठारी कमीशन ने दी है। शिक्षा क्रम क्या होता है? शिक्षा क्रम और कुछ नहीं है बल्कि करिकुलम का ही नाम है। यानी मूल्यांकन, यस बोला कुछ, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। किसमें महत्वपूर्ण स्थान है? शिक्षा क्रम में। इसका मतलब मूल्यांकन पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम का ही एक भाग है, अलग नहीं है। तो पाठ्यचर्या का ही एक भाग है, जो चल रहा है उसी का एक भाग है, लेकिन इसका किससे महत्वपूर्ण संबंध है? शिक्षण उद्देश्यों से। इसका मतलब एक बात तो तय है कि मूल्यांकन में इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे? शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं? हर बच्चे के लिए हम कुछ तय करते हैं कि इसमें ये वाले व्यवहार के परिवर्तन कर देंगे, ये वाले प्रतिफल इसमें आ जाएंगे, इसको बोलते हैं शिक्षण उद्देश्य। ओके, ऐसी एक परिभाषा अगली, दांडेकर नाम है इनका, दांडेकर। क्या नाम है? दांडेकर। दांडेकर नाम लिखो। क्या नाम बोला? बोलो ना, दांडेकर। क्या यस, क्या बोलते हैं दांडेकर साहब? लिखो, मूल्यांकन से पता चलता है, मूल्यांकन से पता चलता है, मूल्यांकन से पता चलता है कि छात्र में, छात्र ने कर दो, छात्र ने कौन से शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन से पता चलता है कि छात्र ने कौन से शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक, यानी कितने, किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। मूल्यांकन से पता चलता है कि छात्र ने कौन से शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं। दांडेकर। सिंपल, इसको समझने की जरूरत नहीं है। छात्र ने कौन से शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक या कहां तक प्राप्त किए हैं, दांडेकर। ध्यान देना, ये स्टेटमेंट किसका है? बोलो, आया है परीक्षा में, ये सारे आए, ऐसे आएंगे। दांडेकर, बोलो नाम। ओके, इन्होंने क्या बोला कि मूल्यांकन से क्या पता चलता है कि छात्र ने कौन से उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए हैं।
एनसीईआरटी की परिभाषा क्या थी? शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्य और अधिगम अनुभव। और क्या? अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए? केजी रस्तोगी ने क्या बोला कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो तीनों बिंदुओं में किसी पर खत्म नहीं होती। तीन बिंदु कौन से थे? उद्देश्य, शिक्षण, परीक्षण। और ईबी वेसले ने मूल्यांकन में दो चीजों का मिलन बताया, दो चीजों का मिश्रण बताया। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रमाण और दूसरा आत्मनिष्ठ निरीक्षण। याद रखना, वेसले की परिभाषा में एक शब्द आता है वस्तुनिष्ठ और एक शब्द क्या आता है? आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ वो है जिसमें कोई भी मूल्यांकन करे परिणाम एक ही रहता है, और आत्मनिष्ठ वो है जिसमें व्यक्ति के अनुसार परिणाम बदल जाते हैं। ओके, ऐसे ही एक परिभाषा है एडम्स। एडम्स का नाम सुना है? एडम्स, एडम्स लिखो। मूल्यांकन, एडम्स कहते हैं मूल्यांकन किसी प्रक्रिया, मूल्यांकन किसी प्रक्रिया का, मूल्यांकन किसी प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। मूल्य निश्चित, तो मूल्यांकन मूल्य, बस इसमें इतना याद रख लेना, मूल्य निश्चित करना है। मूल्यांकन किसी प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। ओके, तो वेरी फर्स्ट अभी हम मूल्यांकन के टॉपिक में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अथाह है, बहुत गंभीर है, तो थोड़ा सा हमने कोशिश करी कुछ स्टेटमेंट्स के जरिए। तो अब तक आपने जो भी सीखा, जो भी समझा, मेरे को जल्दी से बताओ क्या समझ में आया? एक दो बात तो समझ में आई होगी। कौन सी? बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो एक विशेषता तो सब बता सकते हो, बोलो कौन सी? यस, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। तो पहली बात तो हमको ये समझ में आई कि मूल्यांकन हमेशा चलता रहता है, लगातार। दूसरी? यस, क्या बोला? अगर आपने वही बोला जो मैं सोच रहा हूं तो मजा आ गया। हाँ, दूसरी बात शिक्षण उद्देश्य। कौन से उद्देश्य? मूल्यांकन में क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षण उद्देश्य। क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षण उद्देश्य। दो बातें तो कम से कम क्लियर हुई, हुई ना? ओके, अब कर ले अपन 5 मिनट एक छोटी सी बात। जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे थोड़ा मापन को भी समझेंगे, आकलन को भी समझेंगे, मूल्यांकन की विशेषताएं भी देखेंगे, मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से हैं, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, समाज मिति, पोर्टफोलियो, अनेक्डोट्स, सब कुछ हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट पहले आपको एक चीज बताता हूं, मापन। अब थोड़ा सा हेडिंग डालिए मापन, फिर आगे चलेंगे अपन। मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट, मापन, मेजरमेंट। देखा सबने? ओके, ये तो आप बता सकते हैं कि मापन मूल्यांकन का हिस्सा है कि मूल्यांकन मापन का हिस्सा, कि दोनों एक ही? यस। अब हम जो पढ़ेंगे वो सीमित है और मूल्यांकन व्यापक है। मापन मूल्यांकन का एक भाग है। ओके, क्या होता है मापन? सुनो, एक प्रश्न तो इस पे इसी बात पे आ जाएगा, यही पूछेंगे आपको जो मैं बोल रहा हूं। एक्चुअली मापन और कुछ नहीं है, परीक्षा का ही दूसरा नाम है। परीक्षा का ही। इसका मतलब, इसका मतलब परीक्षा में निश्चित नंबर आते हैं, आते हैं ना? तो मापन संख्यात्मक आयाम है। मापन क्या है? क्योंकि मापन को हम अंकों या संख्याओं में व्यक्त करते हैं, जबकि मूल्यांकन संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक आयाम भी है। क्योंकि मूल्यांकन में अंकों और संख्याओं के अलावा दूसरी चीजें भी होती। गणित में कितने नंबर आए, ये क्या है? एक बच्चे के मैथ्स में 70 अंक आए, ऐसा है रीट में। ये किसका उदाहरण है? आप बोलेंगे मापन का। राम ने 70% अंक प्राप्त किए। राम ने 70 या रहीम ने 70% अंक प्राप्त किए, ये किसका एग्जाम्पल है? बोलो, मापन के मूल्यांकन। ये जवाब है मापन। 60 नंबर आए, ये भी मापन है। 70% आए, ये भी मापन है। तो पहली बात क्लियर हुई कि मापन मूल्यांकन का एक भाग है और मापन संख्यात्मक आयाम है। क्या है?
अंकों या संख्याओं में व्यक्त करते हैं, वो क्या है? मापन। तो फिर मूल्यांकन में और क्या है? तो आप बोलेंगे साहब राम ने 70 अंक प्राप्त किए या 60% नंबर आए, सुन रहे हो, ये मापन है। लेकिन उसमें कितनी ईमानदारी है, उसमें कितनी नैतिकता है, क्या हम इसको अंकों में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या हो गया? गुणात्मक पक्ष। ये क्या हो गया? और मूल्यांकन में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष होते हैं, इसलिए मूल्यांकन व्यापक है और मापन उसका हिस्सा है। तीसरी बात, मापन या कोई भी हम परीक्षा लें, सुन रहे हो ना, मेजरमेंट, मेजरमेंट, मापन, परीक्षा, उसका संबंध एक निश्चित समय से होता है। इसका मतलब मापन, आपकी वार्षिक परीक्षा हुई या अर्धवार्षिक परीक्षा हुई या टेस्ट हुआ या गुरुजी ने क्लास में कुछ किया, वो वहीं पे बंद हो जाता है, खत्म। मापन एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है, जबकि मूल्यांकन चलता रहता है। मूल्यांकन चलता रहता है, जारी रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मूल्यांकन में निर्णय शामिल है। क्या शामिल है? निर्णय। एक बच्चे ने गणित में 90 अंक प्राप्त किए, 90% मार्क्स हासिल किए, ये क्या है? मापन के मूल्यांकन, मापन। अब क्या करेंगे? अब हम उसको आईआईटी में भेजेंगे, इंजीनियरिंग में भेजेंगे, एमएससी करवाएंगे, बीएससी करवाएंगे, मैथ्स साइंटिस्ट बनाएंगे। ये है निर्णय। ये क्या है? निर्णय। तो अब वापस हमने निर्णय किया और वापस मैथ्स दिलवा दिया उसको, ये हो गया मूल्यांकन। ये रुका नहीं, चलता रहा। मापन ने केवल सूचना दे दी, मूल्यांकन उसके बाद निर्णय देता है। मान लो एक बच्चे ने गणित में 20% अंक प्राप्त किए। कितने? 20%। ये क्या है? मूल्यांकन के मापन, मापन। ये क्या है? मापन। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे 20% आए हैं, पढ़ाई छुड़वा दो, रिक्शा दिलवा दो, दुकान खुलवा दो, ह्यूमैनिटीज दिलवा दो, आर्ट्स के सब्जेक्ट दिलवा दो, आईआईटी करा दो, फौज में भेज दो, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने किया निर्णय। ये क्या किया हमने? निर्णय। तो जहां निर्णय ले, जरूरी नहीं 90% वाले में मूल्यांकन होगा, इसमें भी मूल्यांकन हो रहा है। जहां निर्णय साथ आ गया वहां पे मूल्यांकन है, और जहां पे केवल सूचना है उसको क्या बोलेंगे? मापन। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक निदान और एक उपचार। सुना है? निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोस। क्या मतलब होता है? किसी बीमारी का कारण पता लगाना निदान होता है ना। और उपचार, उसके बाद उसको ठीक करना, ट्रीटमेंट देना, उपचार होता है। एक बच्चे के गणित में 20% मार्क्स हैं, कितने? ये क्या है? मापन। ये क्या है? मापन है। हमने भेड़ा जी के पास भेज दो, हमने क्या निर्णय लिया? भेड़ा सर के पास भेज दो, ये है निर्णय। ये है उसका उपचार। ये क्या है उसका? उपचार। एक्स्ट्रा क्लास लगवा दो, ट्यूशन करवा दो, ये उपचार है, ये मूल्यांकन हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? मापन मूल्यांकन का एक भाग है। मापन संख्यात्मक आयाम है। मापन केवल सूचना देता है। मापन एक अवधि के बाद रुक जाता है। मूल्यांकन मापन से व्यापक है, क्योंकि मूल्यांकन में सूचना के साथ साथ निर्णय भी है। मूल्यांकन मापन से व्यापक है, क्योंकि मूल्यांकन में सूचना के साथ साथ क्या है? निर्णय भी। मूल्यांकन मापन से व्यापक है, क्योंकि मापन में तो केवल संख्यात्मक चीजें हैं और मूल्यांकन में संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी चीजें हैं। मूल्यांकन मापन से व्यापक है, क्योंकि मापन तो केवल निदान है। मापन तो क्या है? और मूल्यांकन निदान के साथ साथ उपचार भी है। तो मापन और मूल्यांकन में थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आई। अब मापन की कुछ परिभाषाएं हैं जिससे एकदम समझ में आता है। एक वेस्ले साहब की परिभाषा है, सुन रहे हो मेरी बात? किसकी परिभाषा है? वेस्ले की। क्या परिभाषा है? सुन लें, ध्यान दो मैडम। वेस्ले कहते हैं मापन मूल्यांकन का एक भाग है जो अंकों, संख्याओं, मात्रा, प्रतिशत, माध्य या मध्यांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिंपल। वेस्ले कहते हैं मापन मूल्यांकन का एक भाग है जो किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? अंकों के द्वारा या संख्याओं के द्वारा या मात्रा के द्वारा या मध्य के द्वारा या मध्यांक के द्वारा, मीन, मीडियन के द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात? ये मापन है। एक मापन की परिभाषा देते हैं रेमर्स व रूमल। ये परीक्षा में आया है। रेमर्स व रूमल क्या कहते हैं पता है? कि मापन से पता चलता है कोई वस्तु कितनी है, क्वांटिटी, मात्रा। मापन से पता चलता है कोई वस्तु कितनी है, लेकिन मूल्यांकन से पता चलता है वस्तु कितनी अच्छी है।
मतलब वस्तु कितनी है ये मूल्यांकन है, कैसी है ये, सॉरी कितनी है ये मापन है, कैसी है ये मूल्यांकन है। एक समरफील्ड का स्टेटमेंट परीक्षा में आया है, मैं लिखवाऊंगा कल। समरफील्ड क्या कहते हैं? मापन परिमाणात्मक है। क्या है? आप जानते हैं ना, परिमाणात्मक बोलो, संख्यात्मक बोलो, क्वांटिटेटिव बोलो, एक ही बात होती है। मापन परिमाणात्मक है जबकि मूल्यांकन गुणात्मक है। क्या है? मूल्यांकन बोलो गुणात्मक है। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, मापन की क्या परिभाषा है, फिर आकलन, मापन और मूल्यांकन तीनों का क्या संबंध है, असेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में आकलन को, और फिर मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं, फिर मूल्यांकन के क्या उपकरण है, और फिर हमारे शिक्षा सिस्टम में सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, और फिर बेहतरीन चीजें ब्लूप्रिंट से लेके टेस्ट, परख, वैधता, विश्वसनीयता, ये सब क्या है, ये इस टॉपिक में है जो हम करेंगे कल। थैंक यू। एक मिनट। करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है? करिकुलम, सिलेबस करिकुलम का एक भाग ही है। करिकुलम में एकदम एग्जैक्ट तो वो नहीं है, पर एक पार्ट वो भी है मूल्यांकन का। क्योंकि मापन में, देखो मापन में क्या होता है, मापन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष ही आएगा, कभी कभी क्रियात्मक भी लेते हैं। जैसे आपने बीएड का टेस्ट दिया, बीएड की मार्कशीट है, तो सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों चीजें हैं, कितने नंबर आए वो संख्याओं में है ना। तो केवल शैक्षिक क्षेत्र की चीजें मापन में होती हैं, और दूसरी चीजें गाने वाली, नाचने वाली, खेल वाली, वो मूल्यांकन में है, वो शैक्षिक क्षेत्र है ना। तो करिकुलम में शैक्षिक और शैक्षिक दोनों आते हैं, और सिलेबस में केवल क्या आता है, शैक्षिक आता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बात गलत नहीं है कि आप सिलेबस को मापन से जोड़ दें और करिकुलम को मूल्यांकन से जोड़ दें। करिकुलम बड़ा कि सिलेबस? करिकुलम। क्यों बड़ा? क्योंकि सिलेबस में तो केवल पढ़ने लिखने वाली बातें, और करिकुलम में खेलने वाले भी, चित्र बनाने वाले भी, नाचने वाले भी, यानी ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सभी पक्ष जिसमें शामिल हो, वो है मूल्यांकन, और वही है करिकुलम। तुम कमाल कर रही हो। क्या हुआ?